Hello and welcome guys and welcome to this particular session of the video lectures of SPM and BVM। तो जी हाँ, हम लोग आपका 100 मार्क्स का पेपर SPM BVM आज शुरू करने जा रहे हैं और आप सब ग्रुप 4 में हैं और जो नेक्स्ट स्टेज अब आपको रखना है, जो नेक्स्ट कदम आपको रखना है वो रखना है इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इनटू द कंपनीज हु विल बी एक्सपेक्टिंग यू टू हैव नॉलेज, थॉरो नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विच यू हैव डेल्ट विद इन योर फाइनल सिलेबस। तो नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये वाली वीडियो लेक्चर जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ मैं कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लूं। रीजन ये है, रीजन बड़ा सिंपल सा है भाई, ये जो सब्जेक्ट हम अब शुरू करने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नॉट इन द सेंस कि एग्जाम में इसमें से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि अदरवाइज भी ये सब्जेक्ट थियोरेटिकली पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक्चुअली ऑन फील्ड जाके करने वाला सब्जेक्ट है। आप थियोरेटिकली पढ़ के इस सब्जेक्ट में कभी मास्टरी हासिल कर ही नहीं सकते। आप एक्चुअली जब ऑन फील्ड जाओगे और जब वैल्यूएशंस करोगे तब जाके आप वैल्यूएशंस में मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो आपका ये सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। आओ पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं सब्जेक्ट के बारे में कि सर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, क्या क्या है सब्जेक्ट में। तो भाई यहां पर मैंने ब्रॉडली लिखा है कि आपके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सब्जेक्ट में। एसपीएम एंड बीवी, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, 100 मार्क्स का आपका पेपर नंबर 20 है, जिसमें से 50 मार्क्स है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के और 50 मार्क्स है बिजनेस वैल्यूएशन के। तो शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आप लोगों को बताता हूं और फैक्ट ये है कि भाई 2008 सिलेबस जब लॉन्च हुआ था, जब आया था और जब मैंने अपनी पहली पेपर नंबर 20 की बुक बनाई थी, तब ये जो पोर्शन है एसपीएम ये हुआ ही नहीं करता था और बिजनेस वैल्यूएशन पूरा 100 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। तो बिजनेस वैल्यूएशन अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरा 100 मार्क्स का कंटेंट है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने 2012 वाले सिलेबस में और 2016 वाले सिलेबस में कंटेंट कुछ भी कम नहीं किया, लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन को स्क्वीज कर दिया 50 मार्क्स में और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को उन्होंने कर दिया 50 मार्क्स का पेपर। सो अगर मैं आपसे कहूं कि इतना इतना पोर्शन जो ये नीचे लिखा हुआ है ये अपने आप में 100 मार्क्स से कम का नहीं है, तो इसमें कोई मैं बढ़ा चढ़ा के आपको नहीं बोल रहा भाई। हालांकि ये पोर्शन थोड़ा सा कम है जो कॉम्पेंसेट करेगा हमारे इस वाले पार्ट की मेहनत को, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि 50 मार्क्स का बिजनेस वैल्यूएशन 100% प्रैक्टिकल आएगा। मुश्किल से 2 नंबर 4 नंबर की थ्योरी वो भी एमसीक्यू की तरह आ सकती है। एसपीएम में अप्रोक्सीमेटली 50 में से 32 मार्क्स की थ्योरी और बैलेंस होगा हमारा प्रैक्टिकल। सो कई बार हो सकता है 32 की बिना 20 या 25 किया तो 50-50 का रेशियो रहेगा आउट ऑफ दिस 50 मार्क्स थ्योरी और प्रैक्टिकल में। लेकिन सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो एसपीएम का सिलेबस बहुत कम एज कंपेयर टू बीवी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा। सो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सबसे पहले बैकग्राउंड देता हूं सर ये होता क्या है। बड़ा सिंपल सी बात है भाई, हर कंपनी काम करती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो चीज है परफॉर्मेंस, वो चीज है प्रॉफिट्स, वो चीज है एसेट्स, वो चीज है अर्निंग्स पर शेयर, वो चीज है डिविडेंड्स। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को कोई घरेलू भाई ताल्लुकात नहीं है डायरेक्टर्स के साथ या कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर के साथ। अल्टीमेटली शेयर होल्डर सिर्फ एक चीज चाहता है, डिविडेंड अच्छा मिलना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छी मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू द सिमिलर कंपनीज इन द मार्केट। तो हमेशा जो कंपैरिजन होता है एक कंपनी का वो उसकी सिमिलर कंपनीज से होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, और इस कंपैरिजन के चलते कंपनीज को अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करें, कैसे पता लगाएं हमारी कंपनी सही डायरेक्शन में चल रही है नहीं चल रही, हमारी कंपनी सही तरह से काम कर रही है नहीं कर रही, ये कैसे पता लगाएं। इसी चीज को पता लगाने का एक जबरदस्त तरीका है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टेक्निक्स। तो इस वाले सेक्शन में हम लोग कंपनी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ की एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट कैसे करें, हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कैसे करें, कंपनी की परफॉर्मेंस को किन पैरामीटर्स के चलते हम कंपनी को बोलें तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम अच्छा काम नहीं कर रही, वो क्या पैरामीटर्स होंगे, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जो हमें बताएगा कि ठीक है अब तक जो हुआ सो हुआ, अगर आगे हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो वो इंप्रूवमेंट कैसे लाई जाए।
So these are the two chapters on performance. Then the third chapter is on economic efficiency of the firm. अब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है कॉस्ट शीट. हाँ, आप सीएमए के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट के लिए कॉस्ट शीट उसके हर सब्जेक्ट में आएगी. अगर आप कॉस्ट ऑडिट भी अभी पढ़ रहे हो तो उसमें भी कॉस्ट शीट का मेजर रोल है भाई. कॉस्ट शीट हमारा बेसिस बनता है. अब एसपीएम बीवीएम में भी, एसपीएम में स्पेसिफिकली कॉस्ट शीट का एक इंपॉर्टेंट रोल है. कॉस्ट कितनी है, किस चीज की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारी की सारी बातें हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के चैप्टर में करेंगे कि हाउ एफिशिएंट इज आवर वर्किंग. हमारी जो वर्किंग है, हम जो काम कर रहे हैं वो कितना एफिशिएंट है. अच्छा, इस वाले चैप्टर में ना हम लोग कुछ इकोनॉमिक्स की भी बातें करेंगे. याद है तुम हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन. सर हम ना मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हैं और मैथ्स ना हमने ढंग से करी नहीं है, ये बात ध्यान रखना. आपने जो है आखिरी 2 वर्ड्स बोले ना, ये मैथ्स के बोले, हमें इतना तो पहचान में आ गया, लेकिन सर हमें कुछ याद वाद नहीं है. अरे भाई, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. मैथ्स में सब चीजें तुम्हें क्लास में फ्रेश कराई जाएंगी एज इफ तुमने कभी मैथ्स अपने लाइफ में पढ़ा ही नहीं है. तो जी हाँ, अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज नोन एज द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म. एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, रिस्क मैनेजमेंट. सर ये रिस्क क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रिस्क? सबसे पहले तो ये बताइए, ये रिस्क का क्या मतलब है? अरे भाई, रिस्क का मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग व्हाट यू वांट. तो सपोज मेरी क्लास में एक लड़का है मनीष. मनीष को क्लास में एक लड़की है प्रिया, वो बहुत पसंद थी. तो मनीष ने प्रिया को जाके रेड रोज दिया क्लास के बाद, मतलब आफ्टर कोचिंग जब खत्म हो गई तो उसने मनीष ने प्रिया को रेड रोज दिया. अगले दिन जब मनीष वापस कोचिंग में आया ना, तो उसके यहां पर गाल पे एक राउंड कलर का काले रंग का दाग था, बहुत गहरा दाग, नील सा पड़ा हुआ था. तो हम सब ने पूछा, अरे मनीष क्या हो गया, चोट वोट लग गई क्या? तो उसने कहा मच्छर ने काट लिया रात को. अब हम सबको पता है कि वो मच्छर कौन था. वो मच्छर हील्स थे एक्चुअली. बाय चांस प्रिया उस दिन हील्स पहन के आई हुई थी, तो हील देके मारी उसने मनीष को. तो बहरहाल मैं पॉइंट क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, एवरीथिंग हैज गॉट सम रिस्क. 2 काइंड्स ऑफ रिस्क आर देयर. सिस्टमैटिक रिस्क मतलब वो रिस्क जो हमें पता है कि ये रिस्क होते हैं. अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब जो हमें नहीं पता ये हो सकते थे, सडनली आ गए. तो अब इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? इस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ी सी रिस्की है. हालांकि इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया है इसमें, लेकिन ये वाली ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी रिस्की है. चांसेस हैं कि जितना डिविडेंड ये बोल रही है उतना डिविडेंड ये ना दे पाए. दिस इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क असेसमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. जब भी आप परफॉर्मेंस को देखते हो ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो साथ साथ ये भी देखते हो कि अच्छी परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रिस्क लिया. भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपने परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए रिस्क बहुत ज्यादा ले लिया, आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में कंपनी को डाल दिया, और अब वो जो डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें कंपनी को डाला गया है वो सिचुएशन से वो बाहर ही नहीं आ सकती. तो 1 साल का तो परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चला गया, अगले साल वो ऑर्गेनाइजेशन क्रैश कर गई रिस्क की वजह से. सो रिस्क मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस आपको देखनी है, साथ साथ ये भी देखना है कितना रिस्की है हमारा बिजनेस, किस किस तरह के रिस्क हम उठा रहे हैं, किस किस तरह के रिस्क मैनेजमेंट तैयार है उठाने के लिए. और शेयर होल्डर्स को, मतलब अगर बाहर का मैं बात करूं, बाहर का कोई आदमी है जो कंपनी के अंदर का आदमी नहीं है, वो कैसे अनुमान लगाएगा, वो कैसे पता लगाएगा कि हाँ अंदर कुछ तो रिस्की चीज चल रही है. मतलब प्रॉफिट तो ठीक है अर्न होके आएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट रिस्कीनेस का मेजर क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि ये फर्म रिस्की है और फ्यूचर में जाके ये दिवालिया हो सकती है, बैंकक्रप्ट हो सकती है, इसके क्या इंडिकेशंस होंगे. तो इस चैप्टर में रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग रिस्कीनेस स्टडी करेंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्कीनेस कैसे पता लगती है, हम वो डिटेल में स्टडी करेंगे. तो ये थे 4 चैप्टर्स एसपीएम के. अच्छा, ब्रॉडली बता देता हूं भाई. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्योरी का चैप्टर है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टूल थ्योरी का चैप्टर है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रैक्टिकल का चैप्टर है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिकल का चैप्टर है. तो इन दोनों चैप्टर्स में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आएंगे, और इन दोनों चैप्टर्स में से प्राइमरली थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से.
ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये तो थी भाई कहानी एसपीएम की। एसपीएम की कहानी के बाद अब आओ चलते हैं, जो मैंने तुम्हें बार बार बताया है, मेजर पोर्शन हमारे सिलेबस का, जिसमें से जिसका लेंथ बहुत ज्यादा है, ऑल्दो है 50 मार्क्स का, लेकिन इसका लेंथ ऑलमोस्ट एसपीएम के 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो इस पोर्शन का नाम है बिजनेस वैल्यूएशन। सर ये क्या, आपने इतना प्यारा सा वर्ड है वैल्यूएशन, सर आपने उसे ऐसे खींच के बोला वैल्यूएशन, सर पता नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है। भाई वर्ड को एम्फेसिस करने की स्पेशल जरूरत इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ल्ड में कुछ गिने चुने कोर्सेज में ही इंक्लूड करा गया है। वैल्यूएशन इज अ वेरी वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट फॉर एंटायर वर्ल्ड। ये जो वैल्यूएशन सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट, ये अगर तुम और प्रोफेशनल कोर्सेज देखो उसमें नहीं पढ़ाया जाता भाई। और जो प्रोफेशनल बॉडीज है ना, वो वैल्यूएशन के सब्जेक्ट को एज अ सेपरेट कोर्स ऑफर करती हैं, लेकिन फाइनल में इसका एक सब्जेक्ट हो ऐसा कहीं भी नहीं है। तुम देख लो, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का कोई सब्जेक्ट छोटा सा रखा गया है, लेकिन इंडिया में मेजरली वैल्यूएशन का कोई सब्जेक्ट हो किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, तुम देख लेना तुम्हें कोई खास सब्जेक्ट किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये सब्जेक्ट अभी अभी इवॉल्व हुआ है, बच्चा है बच्चा। टैक्सेशन, अरे 100 साल पुराना, 50 साल पुराना, मतलब बड़ा पुराना। कॉस्टिंग तो जब से ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, जब से ह्यूमन बींग्स थे तभी से कॉस्टिंग होती आ रही है। अकाउंटिंग तो बही खाते तो कब से हम बनाते आ रहे हैं, बही खाते भी बहुत पुरानी चीज है। तो सारे सब्जेक्ट्स पुराने, बस ये वैल्यूएशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो जन्म लिया, जिसने जो पांव अपने जड़ें जमाई, वो जमाई पिछले 10-15 सालों में, दैट्स इट। इससे पुरानी हिस्ट्री नहीं है वैल्यूएशन की। सर क्या होता है ये वैल्यूएशन? भाई वैल्यूएशन का मतलब है एक चीज की रियल वर्थ निकालना, एक चीज की रियल वर्थ निकालना। और ऑलमोस्ट सब एसेट्स की रियल वर्थ निकल सकती है। जो भी एसेट्स इस दुनिया में मौजूद है, जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो, मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, मेरे सामने कैलकुलेटर रखा है, मेरे सामने एक कैमरा है, मेरे पीछे ये बोर्ड है, मेरे यहां पर एक पोडियम रखा है, यहां पर एक रिमोट कंट्रोल रखा है, यहां पर एक पेन रखा है, यहां पर मेरी बहुत सारी और छोटी मोटी चीजें रखी हैं। ये सारे के सारे एसेट्स आर कैपेबल ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यू आप किसी भी एसेट की कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जिसकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, जिसकी वर्थ निकाल के नहीं ला सकते कि भाई ये किस वर्थ का एसेट है, इसकी वर्थ क्या है। ऐसे हम निकालने के हमारे पास टेक्निक्स हैं जो हम निकालेंगे। ऐसा कोई एसेट नहीं है जिसकी वर्थ नहीं निकाली जा सके। बस इस गोल्डन प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं और उनकी वर्थ निकालनी बड़ी ही मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स। भाई एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की वैल्यू निकालनी, वैल्यू मतलब वर्थ मतलब कितना बेनिफिट दे जाएगी ये तुम्हें। वर्थ का क्या मतलब? वर्थ का मतलब ये कितना बेनिफिट दे जाएगी तुम्हें। तो अब समथिंग लाइक एमएफ हुसैन की पेंटिंग, उसकी वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम है भाई। उसका प्राइस तो निकल सकता है, वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल काम। सर अब ये प्राइस और वैल्यू में क्या फर्क? थोड़ी देर रुको, आज के ही लेक्चर में मैं प्राइस वर्सेस वैल्यू का डिफरेंशिएशन भी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन कलेक्टिबल्स इज वन सच एग्जांपल ऑफ एसेट्स। कलेक्टिबल्स मतलब कोई आपके पास 100 साल पुराना एंटीक पीसेस हैं। एंटीक आपके पास कोई पेन है, आपके पास कोई एंटीक डेकोरेटिव आइटम है जो 100 इयर्स पुरानी है, आपके पास कॉइन्स हैं, पुराने राजा महाराजाओं के समय के कॉइन्स हैं। तो इस तरह के कलेक्टिबल आइटम्स जो कि कलेक्शन में काम आते हैं, जिनकी यूनिक रेयर वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स, रेयर पेंटिंग्स, उनकी वैल्यू निकालना कहीं ना कहीं बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी वर्थ निकालना कि ये कितना बेनिफिट दे जाएगी किसी को, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। तो अगर आज मैं एमएफ हुसैन की पेंटिंग अपने घर लाता हूं तो वो इसलिए नहीं कि मैं बेनिफिट उठाना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है मैं एक इमोशनल कनेक्ट कर पाता हूं एमएफ हुसैन की पेंटिंग में, या फिर मैं शो ऑफ करना चाहता हूं अपने फ्रेंड्स को कि अरे मेरे पास एमएफ हुसैन की पेंटिंग है, या फिर मेरे को पेंटिंग्स का बहुत शौक है, मैं कलेक्टिबल्स की तरह उन्हें कलेक्ट करता हूं और फ्यूचर में जाके उन्हें बेचूंगा जब उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कलेक्टिबल्स कलेक्ट करते हो, लेकिन वो सारे रीजंस इमोशनल होते हैं, फीलिंग्स से जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं भाई। इसलिए यहां वैल्यूएशन में कोई दिल का काम नहीं, कोई इमोशंस का काम नहीं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं दुनिया के सारे एसेट्स आर वर्थ
वैल्यूइंग बट फ्यू आर नॉट। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको वैल्यू करना बड़ा मुश्किल है हमारी टेक्निक्स के हिसाब से। ठीक है, आप इमोशनल होकर वैल्यू कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इमोशंस में आ जाओ वैल्यूएशन करते हुए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इमोशनल होकर वैल्यू कर लो, लेकिन जो टेक्निक हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो टेक्निक इमोशन से परे है, उनमें कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है भाई। तो अगर आपके फादर का कोई बहुत रेयर, आपके ग्रैंडफादर ने फादर को दिया था कोई रेयर पेन है जो आपके पास है, वो भाई आपके लिए उसकी इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर आप बाहर किसी आदमी को दोगे तो कहेगा अरे इसकी क्या वर्थ है, इसकी वर्थ तो कुछ भी नहीं है, ये तो पुराना घिसा पिटा पेन, चल भी नहीं रहा ठीक से, इंक ब्लॉट हो रही है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है इसमें, वो इस तरह कहेगा। और तुम क्या कहोगे, नहीं ये मेरे ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी है। इमोशनल कनेक्ट, तो वो सारी चीजें जिसमें इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, जिसके अंदर आप भाई रियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में आप उसके बेनिफिट नहीं निकाल सकते, मॉनेटरी टर्म्स में आप उसका वर्थ नहीं निकाल सकते, वो उनको छोड़ के, उन एसेट्स को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स जो इस दुनिया में मौजूद हैं सबकी वैल्यूएशन पॉसिबल है। सर अब ये बता दो ये वैल्यूएशन की नीड क्या है भाई, वो मैं अभी जब चैप्टर शुरू करूंगा ना तब तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर वैल्यूएशन में एक बार आ गया ना तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूं और मैं बहता चला जाता हूं भावनाओं में, इसलिए मैं भी अपने आप को कंट्रोल करता हूं और पहले तुम्हें सिलेबस बताता हूं, उसके बाद हम अपना वैल्यूएशन का बेसिक चैप्टर जो आज शुरू करने वाले हैं शुरू कर देंगे। ठीक है सर। सो बिजनेस वैल्यूएशन इज फॉर 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का बिजनेस वैल्यूएशन है। मैंने आपको बता दिया कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है बिजनेस वैल्यूएशन में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी विल बी स्टार्टिंग बिजनेस वैल्यूएशन फर्स्ट एंड देन वी विल बी हॉपिंग ऑन टू एसपीएम, क्योंकि एसपीएम छोटा है, बिजनेस वैल्यूएशन में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, तो हम बिजनेस वैल्यूएशन पहले फिनिश करेंगे। नाउ बिजनेस वैल्यूएशन में भाई आपके चैप्टर्स हैं बेसिक्स ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मॉडल्स, ये दो चैप्टर बड़े सिमिलर से हैं भाई, तो इन दोनों को हम साथ में करेंगे। फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो नेचुरल सी बात है मैं आपको दुनिया में जितने भी एसेट्स हैं उन सबका वैल्यूएशन करना तो नहीं सिखा सकता एक छोटी सी क्लास में, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा बड़े बड़े एसेट्स की वैल्यूएशन करनी सिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट एसेट्स की वैल्यूएशन करनी सिखा दूंगा ताकि आप उनको यूटिलाइज कर सको अपने रियल लाइफ में। सो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन हम लोग इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारे एसेट्स हैं भाई जो यहां एरो करके लिखे हैं, मत सोचना सिर्फ इतने हैं, इसके अलावा भी हैं, ये तो मैंने बस एग्जांपल लिख दिए हैं यहां पर। गुडविल, शेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ब्रांड्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट्स, लायबिलिटीज, बहुत सारे एसेट्स हैं जिनको मैं आपको वैल्यू करना सिखाऊंगा। ध्यान रखना अपने माइंड में एक बात क्लियर रखना, मैं आपको प्राइस निकालना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको वैल्यू निकालनी सिखाऊंगा। सर आपने ना दूसरी बार यह बात बोली है, सर दिमाग ना ऑफ हो रहा है इस बात को लेकर, सर समझ में नहीं आ रहा प्राइस और वैल्यू में क्या फर्क है, बस थोड़ा सा इंतजार, फल मीठा होगा, ब्यूटीफुल चीज तो मैं सिखाऊंगा, प्राइस वर्सेस वैल्यूएशन की। ठीक है सर, सिखाना। वैल्यूएशन मॉडल्स, क्या मॉडल्स होंगे वैल्यूएशन के, क्या हम टेक्निक्स, बेसिकली मेथड्स क्या होते हैं वैल्यूएशन करने के, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये जो लैपटॉप, लिनोवो का लैपटॉप मेरे आगे रखा है, इस लैपटॉप की वर्थ क्या है, मैं ये बात कैसे पता लगाऊंगा, मैं आपको फुल टेक्निक्स क्लास के अंदर सिखाऊंगा। Then very important, valuation of mergers and acquisitions. Now today's world is very competitive मतलब fierce competition है भाई, हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, तो अगर कोई एक प्राइस पे अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है तो दूसरा आदमी उससे कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, तीसरा आदमी उससे और कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, क्वालिटी बढ़ती चली जा रही है, फीचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, प्राइस रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, तक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सब कह रहे हैं कॉस्ट रिड्यूस करो। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बड़ा उम्दा तरीका है ग्रो करने का और सस्टेन करने का, वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो जो लोग इंडिविजुअली अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं पाते या लॉसेस इनकर कर रहे हैं या उनको दिक्कत आ रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, वो क्या करते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी और से मर्ज कर देते हैं। सो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है मर्जर्स एंड एक्विजिशन की डील, दो ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ मिलके हैंडशेक करके काम करती हैं तो उसे कहते हैं मर्जर, और एक्विजिशन का मतलब है जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन को खा लेती है, एक्वायर कर लेती है, दैट इज नोन एज एक्विजिशन। सो हमें अकाउंटिंग के भाई एस्पेक्ट पे नहीं जाना, हमें वो अकाउंट्स वाले चीजों को नहीं देखना, अकाउंटिंग एंट्री नहीं देखनी, हमें ये देखना है कि जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खाएगी तो जो छोटी कंपनी है उसका वैल्यू कैसे निकल के आएगा,
क्योंकि परचेज कंसिडरेशन पे करनी होगी बड़ी कंपनी को, छोटी कंपनी को। तो परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए हमको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी छोटी कंपनी की, जो कंपनी खाई जा रही है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, एंड दैट वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, समझ लेना। इस 50 मार्क्स में से ना करीबन 20 मार्क्स का तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन ही आता है आपके सिलेबस में। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि आपके सिलेबस के कंटेंट क्या हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं 100 मार्क्स में आपके इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, विच इज़ नोन एज बिजनेस वैल्यूएशन एंड स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और जैसा कि मैंने आपको कहा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन पहले, एसपीएम बाद में करेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन पहले करेंगे। सर ज्यादा मजेदार कौन सा? भाई बिजनेस वैल्यूएशन। वैल्यूएशन सबसे ज्यादा मजेदार। क्यों सबसे ज्यादा मजेदार? मजेदार इसलिए पूरे वर्ल्ड में बिजनेस वैल्यूएशन की कुछ चुनिंदा गाइडेंस अवेलेबल है। कोई एक्ट नहीं है जो बताता है कि वैल्यूएशन कैसे होता है, कोई लिटरेचर नहीं है जो बताता है वैल्यूएशन कैसे करें। कुछ चुनिंदा ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं ऑन वैल्यूएशन, जिस पे कि हम अपना पूरा सिलेबस बेस भी करते हैं और जिसके हेल्प लेके हम अपना पूरा सिलेबस को टैकल भी करेंगे। सो वैल्यूएशन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड द बेस्ट पार्ट, द ब्यूटी अबाउट वैल्यूएशन इज दैट वैल्यूएशन इज अ नेसेंट सब्जेक्ट। इट इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, और अभी डेवलप हो रहा है भाई। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं क्या नहीं पढ़ेंगे वैल्यूएशन में। हम अभी बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या नहीं पढ़ेंगे। सर हम कोई एक्ट नहीं पढ़ेंगे, कोई लॉ पूरे वर्ल्ड में नहीं बना जो वैल्यूएशन कैसे होती है ये बता सके, या ये कहे कि वैल्यूएशन इसी तरह करो। कोई लॉ नहीं पढ़ा पूरे के पूरे वर्ल्ड में। हां, इनकम टैक्स एक्ट ने अनकोटेड शेयर्स के वैल्यू निकालने के लिए 11 यूए रूल के तहत कुछ फॉर्मूले जरूर दिए हैं जो आपने ग्रुप 3 में अपने डीटी में पढ़े होंगे, लेकिन वो भी पुख्ता और ठोस मेजर्स ऑफ वैल्यूएशन नहीं है। कोई हम एक्ट नहीं पढ़ेंगे, कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे, जिसका मतलब ये हमें कोई सेक्शन नहीं पढ़ना कि वैल्यूएशन कैसे होती है, वैल्यूएशन क्या सेक्शन लिखा है कि वैल्यूएशन ऐसे होनी चाहिए। कोई गाइडेंस हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि हमारे पास कोई गाइडेंस है ही नहीं इस वाले सब्जेक्ट को के रिलेटेड। नंबर 2, हम कोई स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने वाले भाई। हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे होते हैं, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या आईसीडीएस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स होते हैं। हर चीज को करने का एक स्टैंडर्डाइज तरीका बताया गया है। वैल्यूएशन को करने का कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है। वैल्यूएशन इज बेसिकली अ क्राफ्ट विच इज डेवलप्ड थ्रू योर प्रैक्टिस। आपने कितनी प्रैक्टिस करी इस क्राफ्ट को डेवलप करने में, आपके ऊपर है, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस क्राफ्ट को डेवलप करने में, उतना ज्यादा ये क्राफ्ट आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। सो वैल्यूएशन इज ऑफ कोर्स नॉट अबाउट एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम लोग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ेंगे वैल्यूएशन के, भाई कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं होते। वैल्यूएशन तो एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा रैंडम है, रैंडम इन द सेंस इस पे कोई लिटरेचर, कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई। ये तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है वैल्यूएशन करने की, उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन में तरक्की करते चले जाते हो। सो मैंने आपको पहले बता दिया, नो लॉ इन्वॉल्व, हम कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे, लीगल प्रोविजंस नहीं पढ़ेंगे, नो स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व, वी विल नॉट स्टडी एनी स्टैंडर्ड्स। मैं आपको कोई इकोनॉमिक्स के डिमांड सप्लाई की थ्योरी नहीं बताऊंगा। मार्केट की जो थ्योरीज होती है, मार्केट में जहां डिमांड सप्लाई जहां मीट करता है, वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस आता है, वो प्राइस होता है, वैल्यू नहीं होता। तो मैं आपको कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने वाला जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वैल्यू निकालो। ना भाई ना, हम कोई इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विच इज नोन एज वैल्यूएशन। सर ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, तो पढ़ना क्या है? मैं देसी भाषा में, प्योर भाषा में तुम्हें क्या सिखाने जा रहा हूं? मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं तुम्हारा कितना फायदा होने वाला है एक एसेट से, वही उस एसेट की वैल्यू है। सिंपल हिंदी भाषा में एकदम बेसिक चीज तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारा कितना फायदा होने वाला है उस पर्टिकुलर एसेट से, वही उस एसेट की वैल्यू है। तो अगर मैं कहूं ये मेरे पास लैपटॉप है और इस लैपटॉप को मेरे पास रहने की वजह से मुझे 50,000 रुपए महीने का इनकम जनरेट होती है, तो 50,000 रुपए महीना मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स इन विच दिस विच इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। हो सके तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा और मेरे एसेट की वो वैल्यू आ जाएगी।
So the primary technique of ascertaining the value of a particular asset is to compute the benefits which are accruing from that particular asset. उस asset से जितने benefit accrue होते हैं वो सारे के सारे benefits हम लोग अपने accumulate कर लेते हैं, total कर लेते हैं और एक particular asset की value उन्हीं benefits के total के equal आ जाती है. So this is how our assets are valued, and this subject in which we are valuing the assets, this subject will contain all the essential elements की भाई valuation कैसे हो सकती है, कौन कौन से components हैं valuation करते हुए, valuation की techniques क्या क्या हैं, क्या need है valuation करने की, क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम इस वाले chapter में पढ़ने वाले हैं, इस वाले subject में पढ़ने वाले हैं, which is known as valuation. तो ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि वैल्यूएशन किसे कहते हैं. अब जरा बता दीजिए कि हम इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं विच इज बिजनेस वैल्यूएशन बेसिक्स, और भाई ये चैप्टर को हम वैल्यूएशन मॉडल्स के साथ ही पढ़ेंगे, तो वैल्यूएशन मॉडल भी इसी चैप्टर का पार्ट होगा. सर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने जाएंगे. तो सबसे पहली चीज तो है नीड. सर लॉ है नहीं वैल्यूएशन का, स्टैंडर्ड कोई है नहीं, कोई एक्ट बोलता नहीं वैल्यू करने के लिए, कोई मिनिस्ट्री बोलती नहीं वैल्यू करने के लिए, इनकम टैक्स थोड़ा सा बोलता है, वो अपने अलग से रूल्स देता है. सर क्या जरूरत है फिर वैल्यू करने की, क्यों मैं वैल्यू करूं अपने एसेट्स को, क्या जरूरत है वैल्यू करने की एसेट्स को. भाई जरूरत यह है कि मैं अपनी नेट वर्थ निकालना चाहता हूं कि मेरी नेट वर्थ आज की डेट में मेरी मार्केट वैल्यू, या मैं अगर मार्केट में अगर आज खड़ा हूं तो मेरी वर्थ कितनी है, मैं ये निकालना चाहता हूं. एंड दैट इज द रीजन व्हाई valuation is required. So to ascertain the wealth, to ascertain the worth of a particular individual, we ascertain the value of a particular asset. तो इंडिविजुअल नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपनी वर्थ पता करनी है. सर फिर वही बात, मुझे तो नहीं करनी पता, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना काम करूं या अपनी वर्थ पता करता. अरे मुझे नहीं करनी अपनी वर्थ पता, मुझे पता है मेरी वर्थ कितनी है, मुझे नहीं करनी वर्थ पता. तो भाई वर्थ जो पता करते हैं वो ऐसे ही मजे मजे के लिए नहीं करते. कहीं बैलेंस शीट में कोई डिस्क्लोज तो होता नहीं वर्थ का, कोई ऐसा तो होता नहीं कि वर्थ का आपका बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर हो, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर हो, ऐसा तो नहीं होता. तो मजे मजे के लिए नहीं करते, फिर भी किस लिए करते हैं वर्थ पता. वर्थ पता तब करते हैं जब भाई हम मार्केट में अपने आप को बेचने जाते हैं, जब हम अपने शेयर सेल कर रहे हैं मार्केट में, जो हम किसी और को बोल रहे हैं कि आओ और हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लो, हमारी कंपनी को तुम खरीद लो, या हमारी कंपनी के फलाने फलाने एसेट को खरीद लो, या फलाने फलाने प्लांट को खरीद लो, या फलाने फलाने मशीनरी को खरीद लो. जब मैं इस तरह से स्पेसिफिक खरीदने की बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों से जो बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तब जरूरत पड़ेगी किस चीज की, मेरी वर्थ की. और फिर शुरू होगी लड़ाई. सर कैसी लड़ाई, अरे आप भी ये लड़ाई लड़ते हो, रोजमर्रा में लड़ते हो, और मेरे घर में तो मेरी एक माताश्री हैं, वो माताश्री तो जबरदस्त लड़ाई लड़ती हैं. पता है क्या, दुकान गए, दुकान पे दुकानदार ने कहा भाई ये कपड़ा है, ये कपड़ा सपोज 200 रुपए मीटर है. तो मेरी मदर शुरू हो जाती है, अरे ये तो बहुत हल्का कपड़ा है, बहुत हल्की वीविंग है इसमें, तो रंग भी पक्के नहीं है, एक धुलाई में निकल जाएंगे सारे के सारे, और रंग और कपड़े भी खराब कर देंगे हमारे. अच्छा ये कपड़ा श्रिंक होने वाला कपड़ा है, नहीं नहीं भैया 200 रुपए मीटर का तो ये कपड़ा नहीं है, वर्थ नहीं है इसकी, 150 का लगा लो तो हम ले लें. करते हो ना मांडवली, या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे घर वाले करते हैं ना मांडवली, नेगोशिएट करते हैं ना, बार्गेन करते हैं ना. बस वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट बार्गेन, वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन. जब भी आप अपनी कंपनी को किसी और को बेच रहे होते हो, तब अक्रॉस द टेबल दो लोग बैठते हैं और वो आपस में बातें करते हैं कि हाँ बताओ ये कंपनी हम कितने की खरीदें, या ये एसेट कितने का खरीदें. नहीं भाई नहीं, इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए, इतना तो इस एसेट की वर्थ ही नहीं है, इतने साल ये एसेट चलेगा, ब्ला 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 ब्ला. सो in case you are willing to sell your assets, or you are willing to sell your undertaking, or you are willing to sell your organization, then role of value becomes of pivotal importance. बहुत ज्यादा बड़ी नीड है वैल्यूएशन की ट्रांजैक्शन करते हुए, ऑफ परचेज एंड सेल. सिमिलरली जब आप खुद को सेल कर रहे हो तो जरूरत है ही है, अगर आप किसी और एंटिटी को परचेज कर रहे हो तो भी भाई बहुत ज्यादा जरूरत है. हाँ नेचुरली, तुम कोई एंटिटी को खरीदने गए हो, वो अनाप शनाप पैसे बोल रहा है उस एंटिटी के, तो तुम खरीदोगे थोड़ी, तुम अपना ड्यू डिलिजेंस करवाओगे, तुम चेक करोगे कि वैल्यू वर्थ उतनी है या नहीं है. इस पूरे प्रोसेस में मैं एक चीज को बहुत ज्यादा अंडरमाइन कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा उस चीज को इग्नोर कर रहा हूं, वो है WDV ऑफ द एसेट्स. क्योंकि तुम लोग मेरे से बोल सकते हो सर उस बिजनेस की जो वर्थ है वो तो बैलेंस शीट से दिख जाएगी. सर आप क्यों हमें एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, CFR हमने अभी अभी पढ़ के आए हैं,
पेपर नंबर 17 CFR अभी भी पढ़ के आए हैं सर, उसके अंदर बैलेंस शीट बनानी सिखाई तो है, बैलेंस शीट का टोटल कर लो, वर्थ निकल के आ गई, जितने भी एसेट्स है सबका टोटल निकल के आ गया। सर क्यों एक एडिशनल सब्जेक्ट हमारे मत्थे मर रहे हो? हम फाइनल के बच्चे हैं, हमारे पास और 10 काम होते हैं करने के लिए, ऐसे थोड़ी आपका हम टाइम पास करके सब्जेक्ट ही पढ़ते रहें। तो भाई मैं एब्सोल्युटली इग्नोर कर रहा हूं एक चीज जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्यों इग्नोर कर रहा हूं? दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अच्छा, आज सोने का भाव है 40,000 रुपए, मैंने सोना खरीदा था 20,000 रुपए का, आज तो मेरे से मांग रहे हो कि सर अपना सोना मुझे बेच दो, तो मैं 20,000 का लगाऊंगा, 40,000 का लगाऊंगा, 40 का लगाऊंगा, 20 का नहीं लगाऊंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मे बी रेलिवेंट फॉर बैलेंस शीट पर्पसेस। बैलेंस शीट में तो डेप्रिसिएशन, 10 साल पुरानी बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, डेप्रिसिएशन लग लग के इतू सा प्राइस लैंड का बचा है, पता लगे भगवान, अगर आप मार्केट में जाओ तो पता लगे उसका बहुत बड़ा प्राइस मार्केट में है, और जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है वो तो जरा सा प्राइस नजर आ रहा है बिल्डिंग का। लैंड पे तो खैर देखो डेप्रिसिएशन लगता है नहीं, बिल्डिंग पे भी बहुत कम डेप्रिसिएशन लगता है, बट मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो उस पे डेप्रिसिएशन लग के ना के बराबर हो गया है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो आई एज अ वैल्यूअर विल ऑलवेज इग्नोर बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स। फॉर मी बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स आर वर्थलेस, मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मैं जब डीलिंग करूंगा ना, डीलिंग मतलब बायर और परचेजर के बीच में जब बात होगी, जब नेगोशिएशन होगी, जब डीलिंग होगी, तो बुक वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। बुक वैल्यू पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा? वैल्यू पे ध्यान दिया जाएगा, वर्थ पे ध्यान दिया जाएगा, उसकी वर्थ कितनी है। और सर वर्थ कैसे निकालेंगे? इसी चीज का तो नाम है बिजनेस वैल्यूएशन का पूरा सब्जेक्ट आपका, कि उसकी वर्थ क्या है, हम वर्थ निकालने वाले हैं। तो भाई दूसरा रीजन नीड फॉर वैल्यूएशन इज बिकॉज ऑफ द डील्स। पहला रीजन था आप अपनी वर्थ जानना चाहते हो, एक हर बिजनेसमैन अपने प्लांट एंड मशीनरी की, अपने बिजनेस की वर्थ जानना चाहता है, दैट वाज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 इज कि आप परचेज करना चाहते हो या खुद को सेल ऑफ करना चाहते हो, तो आपको अपनी वर्थ जाननी या दूसरे आदमी की वर्थ जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन नंबर 3, IFRS का नाम सुना है क्या? IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हां सर, उसी का दूसरा वर्जन है इंड AS, जो इंडिया में लॉन्च हो रहा है इन अ फेज्ड मैनर। फेज मैनर मतलब पहले फेज में कुछ कंपनीज को लॉन्च किया गया, दूसरे फेज में और कंपनीज को लॉन्च किया गया, तीसरे में बाकी सारी कंपनीज लॉन्च हो जाएंगी। फेज मैनर में IFRS को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में। लॉजिक क्या है? लॉजिक सुनना, लॉजिक ये है कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो अकाउंटिंग टेक्निक्स हैं उनको सिमिलर करना चाहते हैं। कोई भी दो कंट्रीज अपनी अकाउंटिंग की जो वेज है, मेथड्स हैं, उनको अलग अलग ना रखे। सारी अकाउंटिंग की जो मेथड्स हैं, वेज हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। ये है रीजन ऑफ लॉन्चिंग IFRS। कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, अकाउंट्स बनाना और रिपोर्टिंग करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सब लोग सेम तरह से अपना अकाउंटिंग करें, फाइनेंशियल्स बनाएं और रिपोर्ट करें टू द स्टॉक एक्सचेंज और टू वेयर एवर। यह ऑब्जेक्टिव IFRS को लाने का। अब IFRS में एक मेजर चीज जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं थी, वो है फेयर वैल्यूएशन। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने वाले, जैसे AS10 बोलता था फिक्स्ड एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लो, डेटर्स को जितना भी रिसीवेबल है डेटर्स में से उस पर रिकॉग्नाइज कर लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो तुमने लैंडलॉर्ड को दी है उसको एज अ डिपॉजिट अपना एसेट रिकॉग्नाइज कर लो। ये सब बातें कौन कहता था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था। अब जो IFRS आया है, अब जो इंड AS आया है, वो क्या कहता है? वो कहता है अगेन वही बात जो वैल्यूएशन कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को भूल जाओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एब्सोल्युटली वेस्ट, स्टूपिड चीज है हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? नथिंग डूइंग। The thing which is relevant is fair value। अगर बैलेंस शीट सच्ची कहानी ना पिक्चर दिखाए किसी भी शेयर होल्डर को, तो ऐसी बैलेंस शीट का फायदा क्या? और अगर बैलेंस शीट के अंदर तुम हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके अपने एसेट्स को वैल्यू कर रहे हो, तो वो तो टेरिबली अंडर वैल्यूड होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज्यादातर केसेस में वो अंडर वैल्यूड होंगे, और थोड़ा बहुत नहीं, जबरदस्त अंडर वैल्यूड होंगे। अरे तुमने 10 साल पहले कोई एसेट खरीदा, आज उसकी वैल्यू वो थोड़ी होगी, मल्टीपल टाइम्स अप्रिशिएट कर गई होगी। लैंड को ही ले लो, जमीन की कीमतें कितनी ज्यादा आसमान को छू रही हैं, कितनी ज्यादा अप्रिशिएट कर गई हैं। जब खरीदी होगी लैंड 20 साल पहले, सपोज 20 साल पहले तुमने कोई गुड़गांव में लैंड खरीदी है, दिल्ली NCR का एक एरिया है गुड़गांव में अगर तुमने लैंड खरीदी 20 साल पहले, आज उसकी कीमत कम से कम बेयर मिनिमम 10 गुना हो चुकी है। और तुम्हारी बैलेंस शीट में किस अमाउंट पे नजर आ रही होगी? वही घिसा पिटा पुराना राग अलाप रहे होंगे बैलेंस शीट वाले कि ये लैंड हमने इतने की खरीदी। सो
थर्ड रीजन फॉर वैल्यूएशन इज दैट वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ अकाउंटिंग ऑल्सो। अकाउंटिंग भी जो होगी, जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको भी वैल्यूएशन की टेक्निक्स जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वैल्यूएशन की टेक्निक्स उनको नहीं पता तो अकाउंटिंग भी प्रॉपर वो नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द थर्ड रीजन व्हाई वी डेस्परेटली नीड वैल्यूएशन। और अभी फिलहाल अगर मैं आज की बात करूं, वैल्यूएशन की कोई पुख्ता टेक्निक, कोई पुख्ता लिटरेचर, कोई पुख्ता मेथड बने ही नहीं है। मैं भी आपको बहुत सारे मेथड्स कराऊंगा जब मैं यहां पर आऊंगा ना, टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन, इसमें मैं आपको बहुत सारे मेथड्स कराऊंगा। आप कहोगे सर इतने सारे मेथड्स हैं, मैं आपको कहूंगा जो ठीक लग रहा है वो ले लो। आपके और बायर के नेगोशिएशन की बात है, जो ठीक लग रहा है ले लो, मैं आपको सारे के सारे मेथड सिखा दूंगा। तो कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है भाई वैल्यूएशन को लेकर भी। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन की, कि इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ अब तक हिंदुस्तान में नहीं बना है। और हिंदुस्तान छोड़ो, वर्ल्ड में इसका कोई स्ट्रिक्ट लॉ अब तक नहीं बना है। आज तक भी हम इंडियंस जो वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, जो किताबें यूज करते हैं, वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। लेकिन सर हमें ऐसा दिख रहा है, हम ऐसा फोर्स ही कर पाते हैं, ऑल्दो सर हम ज्योतिषी नहीं है, हम पंडित नहीं है, लेकिन हम ऐसा फोर्स ही कर पा रहे हैं that future belongs to valuation. Absolutely correct, absolutely correct. If you want to make your career a good career in valuation, then yes, valuation will offer you ample opportunities to venture into a very very good career. I can vouch for it, I can guarantee you for it. हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बड़ा नीश फील्ड है, बड़ा क्लीशेड एरिया है, बड़ा नीश है, एकदम क्लास अपार्ट टाइप का एरिया है वैल्यूएशन। और बहुत सिलेक्टेड लोगों को जो फॉर्चुनेट होते हैं वो वैल्यूएशन एज अ करियर अडॉप्ट कर पाते हैं। इवन अगर आपने सीए, सीएस, सीएमए तीनों करी है तो भी वैल्यूएशन में घुसना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा अभी अनएक्सप्लोर्ड है, अभी इवॉल्व हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फिलहाल नहीं है इस एरिया में। लेकिन हाँ, अगर आज की डेट में किसी ने इस एरिया में अपना पैर जमा लिया तो कल उसका है, लिखवा लो मेरे से, टुमारो बिलोंग्स टू वैल्यूएशन। ओके सर, सो दिस इज द नीड फॉर बिजनेस वैल्यूएशन। नेक्स्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर वैल्यूएशन, वैल्यू 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 बोले जा रहे हो आप इतनी देर से। सर ये प्राइस ही तो है वैल्यू। सर आप कोई भी प्रोडक्ट देखो सर, उसके पीछे ना एक चिट लगी होती है जहां लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सर उस चिट पे ना प्राइस लिखा होता है उस वाली चीज का, कि ये प्राइस है इस वाली चीज का, और सर वो MRP पे वो वाली चीज बिकती है। सर तो वही तो उसकी वैल्यू भी हो गई, जिस प्राइस पे वो बिकती है वही तो उसकी वैल्यू भी हो गई। अब यहां आपको समझने की जरूरत है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू। अब सुनना, प्राइस कैसे आती है? प्राइस आती है डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से। डिमांड लोग कितनी कर रहे हैं उस चीज की, और उस चीज की सप्लाई कितनी है, इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन होता है वहां से निकल के आता है प्राइस। तो अगर एक चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं हमें दो दो दो, और उसका सप्लाई बहुत कम है, तो नेचुरली प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन वहीं एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड है बहुत ज्यादा कम लेकिन सप्लाई है बहुत ज्यादा, वहां उसका प्राइस होगा बहुत 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 कम। तो इस तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई, और इस रिलेशनशिप की वजह से जो निकल कर आता है वो है प्राइस। तो कई बार जब प्याज बहुत महंगा हो जाता है, भाई प्याज जिसे मराठी में बोलते हैं कांदा, तो जब बहुत महंगा हो जाता है, आपकी मजबूरी होती है प्याज खरीदना, तो कभी आप प्याज खरीद रहे हो तो उससे 30 रुपीज पर केजी पे, कई बार खरीद रहे हो तो 120 या 150 रुपए पर केजी पे, ऐसा होता है ना। दैट इज प्राइस, दैट इज नॉट वैल्यू। ऐसा नहीं है कि जब वो 20 रुपए का मिल रहा था तो आपकी नजरों में उसकी 20 रुपए की टुच्ची वैल्यू थी, और जब वो 150 रुपए का मिल रहा है तो सडनली आपकी नजरों में उसकी वैल्यू ग्रेट हो गई, अरे तो बड़ा वैल्यूएबल चीज है, 150 रुपए का खरीद लो ना। इट इज द प्राइस which you are paying, 20 rupees, 150 rupees is the price। कैसे आया निकल के आया इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का जहां इंटरसेक्शन होगा वहां पर प्राइस निकल के आएगा। जबकि व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ द बेनिफिट्स which you will derive from that particular product। आप जो भी बेनिफिट ड्राइव करोगे ना उस प्रोडक्ट को खाने से, कंज्यूम करने से, खाने का मतलब यूटिलाइज करना भी होता है, सिर्फ खाना नहीं, यूटिलाइज करना, उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने से आपको जितना बेनिफिट होगा मॉनेटरी टर्म्स में अगर उसे आंक लो तो उसे कहते हैं वैल्यू। सर अभी भी नहीं समझ में आया, चलो मैं तुम्हें एक क्लासिक पैराडॉक्स समझाता हूं ये वाले कंसेप्ट को, और वो क्लासिक पैराडॉक्स है
वाटर डायमंड थ्योरी, वाटर डायमंड पैराडॉक्स या डायमंड वाटर पैराडॉक्स। आना समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा वो है प्लेटू, या जिसको कहते हैं, अब देखो स्पेलिंग के लिए मुझे ऐसे मत करना, स्पेलिंग गलत कर दी सर आपने, ओहो, इजी नाम रखते हैं ना, इजी 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 इजी। भैया एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है, ठीक है, कहीं सागर में जाके आइलैंड बसा हुआ है। इस आइलैंड पे दो लड़का और लड़की गए जिनकी शादी होने वाली थी, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लड़के ने कहा मैं लड़की को प्रपोज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इस आइलैंड पे प्रपोज करूंगा और कहीं अब प्रपोज नहीं करूंगा, ठीक है। लड़के ने लड़की को प्रपोज करने के लिए एक डायमंड की रिंग सॉलिटेयर बनी हुई लड़की को गिफ्ट करी। लड़की बहुत खुश हो गई डायमंड देख के, अरे वाह वेरी गुड। डायमंड की वैल्यू कितनी, अरे बड़ा मोटा डायमंड था, डायमंड की वैल्यू थी 5 लाख रुपीस फॉर 1 पीस। अरे बाप रे, 5 लाख रुपए का एक अंगूठी, अरे हाँ हाँ सॉलिटेयर था बहुत बड़ा, 5 लाख रुपए की डायमंड की अंगूठी लड़के ने लड़की को दी। लड़की एकदम खुश हो गई, वाह मजा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी की बेस्ट चीज मुझे मिली, आई एम वेरी हैप्पी, बस मुझे यही चाहिए था, तुमने मुझे दिला दिया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तुम तो ऑफकोर्स मुझे मिले उसके लिए तो मैं हैप्पी हुई हूं, डायमंड की रिंग के लिए भी मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं। दिस डायमंड रिंग इज वेरी वेरी वर्दी फॉर मी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है डायमंड की रिंग पाके, थैंक यू सो मच। अब हुआ ये सडनली कि इस पूरे के पूरे आइलैंड में जो और लोग थे वो सब के सब, एक नोटिफिकेशन आया कि सुनामी आने वाली है, वो सुनामी के चलते इस आइलैंड से भाग गए, वो इस आइलैंड से चले गए और इस आइलैंड में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों रह गए, जो कि जब वो भाग रहे थे तो उन्हें पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है, तो ये दोनों रह गए और अब इस आइलैंड पे सिर्फ ये दोनों लोग हैं और कोई भी आइलैंड पे नहीं है। दे आर अलोन स्टक इन आइलैंड। ये लोग कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा वहां से इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, इनको वहां यहां से छुटकारा दिलाने के लिए। आइलैंड पे दोनों फंस गए हैं। सुनना जरा, चारों तरफ आइलैंड के चारों तरफ खारा पानी, खारा पानी। कुछ दिनों बाद इनका जो पानी का रिजर्व था वो खत्म हो गया। इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए 1 ग्लास ऑफ वाटर। लड़की कहती है कि अरे मुझे 1 ग्लास पानी दे दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी। तो लड़के ने कहा अरे मैंने तुम्हें डायमंड दिलाया ना, खुश रहो, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा वर्दी चीज दिलाई, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वर्दी चीज है, तुम खुद कहनी थी बहुत वर्दी चीज है, अरे खुश रहो। अब पानी मांग रही हो तुम? नहीं नहीं, लड़की कहती है नहीं नहीं मुझे तो पानी ही चाहिए। पानी इस समय इज मोर वैल्यूएबल देन डायमंड। मेरा डायमंड अगर कोई ले ले, कोई बात नहीं, मुझे डायमंड की चिंता नहीं है, मुझे बस 1 ग्लास पानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब बताना जरा पानी की कीमत कितनी? पानी की कीमत है ₹50 पर बॉटल। डायमंड की कीमत कितनी? डायमंड की कीमत है ₹5 लाख पर पीस। लेकिन सवाल यह उठता है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है? अच्छा प्राइस बता दो, महंगा कौन सा ज्यादा है? ऑफ कोर्स सर महंगा ज्यादा 5 लाख है, लेकिन कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है? किसकी वर्थ ज्यादा है? वर्थ ज्यादा है पानी की। क्यों? क्योंकि पानी आपकी जिंदगी बचाता है, डायमंड आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता। डायमंड इज नॉट अ नेसेसिटी। इसकी वैल्यू, इसकी वर्थ उतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितनी पानी की है। पानी के सामने डायमंड तुच्छी चीज है। पानी खत्म हो जाए, इंसान, पूरी जो इंसान कौम है खत्म हो जाएगी। डायमंड खत्म हो जाए, इंसान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी चीज वैल्यूएबल ज्यादा है? वैल्यूएबल पानी। कौन सी चीज प्राइसी ज्यादा है? प्राइसी डायमंड। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जब पानी ज्यादा वैल्यूएबल है, वर्थ ज्यादा पानी की है, बेनिफिट ज्यादा पानी का है, अहमियत ज्यादा पानी की है, तो पानी इतना सस्ता है, डायमंड इतना महंगा? ऐसा क्यों? डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। ये भाई प्राइस की बात हो रही है, प्राइस। यहां वैल्यू की तो बात हो ही नहीं रही। वैल्यू तो उल्टी है इन दोनों की। वैल्यू डायमंड की है 50 रुपए, पानी की है 5 लाख रुपए पर बॉटल, लेकिन प्राइस पानी का कितना है? 50 रुपए। प्राइस डायमंड का कितना है? 5 लाख रुपए।
क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से बनता है प्राइस। दोनों ही सिचुएशन में प्राइस इसलिए डायमंड का ज्यादा है क्योंकि डायमंड की डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, प्राइस ज्यादा हो गया। पानी की सप्लाई है ज्यादा, डिमांड है कम, पानी इसलिए सस्ता हो गया। और सरकार इंश्योर भी करती है कि पानी सस्ता रहे ताकि कोई पानी से वंचित ना रहे। सो नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस। प्राइस एंड वैल्यू मे बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट, कोई लेना देना नहीं भाई, दोनों पूर्व और पश्चिम है, दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। वैल्यू और प्राइस में, प्राइस का मतलब डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो हमारे गुड की एग्जैक्ट प्राइस निकल के आती है, जिस रेट पे वो ट्रेड होगा मार्केट में, उसे बोलते हैं प्राइस। और जितनी भी मार्केट में तुम चीजें देखते हो, जो एमआरपी देखते हो, वो सब है प्राइस, वो सब उस चीज की वैल्यू कतई नहीं है। अरे कई बार तुम अपने घर कोई चीज लेके आते हो, महंगी सी चीज, तो मम्मी पता है क्या डायलॉग मारती है? मम्मी डायलॉग मारती है, तुझे पैसे की वैल्यू ही नहीं पता। क्या मम्मी कभी ये कहती है तुझे पैसे का प्राइस ही नहीं पता? नहीं ना, क्योंकि प्राइस तो आप पे करके आए हो पैसे के रूप में। मम्मी ये कहती है तुझे पैसे का वैल्यू नहीं पता, अभी अनाप शनाप खर्चा कर देता है, कोई चीज उसकी वर्थ नहीं है उस पर भी प्राइस बहुत ज्यादा लगा लेता है। 5,000 रुपए के जूते कितना ज्यादा एक्सपेंसिव, 2,000 रुपए की स्वेटशर्ट कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव, वैल्यू है इसकी, वर्थ है इसकी। वहां मम्मी को ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस और वैल्यू और दोनों में डिफरेंस बड़े अच्छे से आता है। मेरी मम्मी तो छूटते ही कह देती हैं ये तो 800 रुपए की चप्पल लग रही है जो तू 2000 में लेके आया। तो लग रही है या वर्थ है या बेनिफिट है, इसका क्या मतलब? वैल्यूएशन। और जो एमआरपी लिखा है जिस पे वो चीज मार्केट में मिल रही है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन था, इस वजह से एमआरपी आया है, वो क्या है? प्राइस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। और इन दोनों का डिफरेंस जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस वाले लेक्चर में प्राइस की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो मुझे मत कहना सर बैलेंस शीट में तो एसेट की प्राइस इतना लिखा हुआ है, हमने इतने का खरीद के लाए थे एसेट, ये सर ये एसेट तो हमने अभी 2 दिन पहले खरीदा इतने रुपए का। अरे जितने का भी खरीदा हो तुमने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने अगर आज भी एसेट कोई खरीदा हो ना, ये लैपटॉप सपोज मैं आज लेके आया हूं, आज मैंने इसका बिल दिखा दिया आज की डेट का तुमको, लेकिन तुम मेरे से पूछो सर इसकी वैल्यू क्या है, मैं कहूंगा डिफरेंट होगी, मैं ये बिल के बेसिस पे वैल्यू नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, प्राइस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, प्राइस इज डिफरेंट, वैल्यू इज डिफरेंट। सो कभी भी मुझे ये मत कहना कि सर ये चीज की तो अभी अभी कीमत इतनी लगी है। अरे वो कीमत नहीं लगी, वो तो डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन है, जिसके प्ले होने की वजह से, जिसके महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन की वजह से इस एसेट का प्राइस वो लगा है। दैट इज प्राइस एंड नॉट वैल्यू। वैल्यू तो मैं तुम्हें निकालने सिखाऊंगा। इस पूरे के पूरे सेशन में, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में हम क्या निकालने सीखेंगे? ट्रू वैल्यू। वैल्यू क्या है इस चीज की, वर्थ क्या है इस चीज की, वो तो हम इन वाली टेक्निक से सीखने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो हमने डिस्कस किया प्राइस वर्सेस वैल्यू, प्राइस और वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, और वाटर डायमंड पैराडॉक्स। दोनों का भाई वैल्यू डायमंड की बहुत कम, प्राइस डायमंड का बहुत ज्यादा, और प्राइस वाटर का बहुत कम और वैल्यू वाटर की बहुत ज्यादा। दिस इज द वाटर डायमंड पैराडॉक्स या डायमंड वाटर पैराडॉक्स, दोनों की एक ही बात है भाई। हम ये चीज भी अपने इस चैप्टर में सीखेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे भाई टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, आपने सुना भी होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सर एक पहले हम आपको बात बता देना चाहते हैं सर, सुन लेना, आपने ये वर्ड यूज किया ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। ना ही तो इंटर में हमने कैश फ्लो, वैश फ्लो, डिस्काउंटिंग और ये सब ढंग से सीखा है, एफएम में था हमारे, नहीं हमने नहीं सीखा। ना ही फाइनल में, फाइनल में भी जो एसएफएम है वो पेपर हमने कैसे दिया है रो रो के, और कैसे उसमें पास हुए हैं वो हमें ही पता है, या फिर हमने वो दिया नहीं, वो ग्रुप तो हम बाद में देंगे। तो सर आप ऐसे पढ़ाइएगा, ऐसे पढ़ाइएगा जैसे हम 12वीं के बच्चे हैं, हम ग्रेजुएशन भी हमने नहीं करी हुई, हम तो 12th के बच्चे हैं। ऐसे पढ़ाइएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोल तो दिया आपने, लेकिन मतलब ऐसे समझाइएगा जैसे हम 12th के बच्चे हैं। अरे नालायक, इतनी नालायकी, इतनी नालायकी, इतनी नालायकी देखी नहीं कभी मैंने, इसलिए नालायक तेरा नाम रख दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर कह रहे हो तो मैं समझ गया तुम्हारी बात। तो जी हां, इन लेक्चर्स में मैं बिल्कुल बेसिक से डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपको प्रायर नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केई, केओ, केडी,
KW, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, CAPM मॉडल, वो सब चीजें बिल्कुल जानने की प्रायर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के के बारे में, डोंट वरी, आई विल गिव दीज लेक्चर्स फ्रॉम द बेसिक्स। एकदम बेसिक्स से मैं लेक्चर्स उठाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। और हाँ, आप में से जो वो लोग हैं, जो वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं नहीं सर हमारे बेसिक्स रीजनेबली गुड हैं, वो उन वीडियोस के पार्ट्स को स्किप करके आगे 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 बढ़ के अपने एडवांस लेक्चर्स में जा सकते हैं। ठीक है सर। सो टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन, मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपको पढ़ाने वाला हूं वैल्यूएशन की। सबसे पॉपुलर टेक्निक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिर एक टेक्निक है रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड, फिर एक टेक्निक है रियल ऑप्शन वैल्यूएशन मेथड। तो बहुत सारे मेथड्स हैं वैल्यू करने के एक चीज को, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे से पूछो सर इन सब में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ऐसा कोई बेस्ट या वर्स्ट नहीं है, हम सारे के सारे पढ़ेंगे भाई। आपको निकालना वैल्यू सारे के सारे मेथड से है, फिर तो अक्रॉस द टेबल बैठ के आमने सामने बैठ के मांडवली होती है कौन सा वाला मेथड चूज करना है, लेकिन हम पढ़ेंगे सारे मेथड्स जो हमारे वैल्यूएशन में काम आते हैं। ठीक है सर। सो टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन विल बी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, हर्ड मेंटालिटी। ये हर्ड मेंटालिटी क्या होती है? होती है भेड़ चाल। भेड़ चाल तो एक कहानी सुनना, कहानी। एक बार एक भेड़ का बहुत बड़ा झुंड भाग रहा था, गांव से निकल गया, भागता जा रहा है, पहाड़ी आ गई, पहाड़ी से वो गिरने वाला है। तो जो पहला भेड़ वो कूद गया, उसके पीछे पीछे सारा भेड़ का झुंड, करीबन 100 भेड़ थी उसमें, सब के सब पहाड़ी के अंदर कूद गए, सब के सब माउंटेन के अंदर कूद गए। जो आखिरी वाला भेड़ था वो 1 मिनट के लिए रुका, उसने सोचा ये क्या हो रहा है, और सोचने के बाद वो भी कूद गया उस खाई में, और सब के सब की डेथ हो गई, सारी भेड़ का झुंड मर गया। जब वो लोग स्वर्ग गए या नर्क गए, वॉटेवर, तो उनसे पूछा गया सवाल ये पूछा गया कि आप लोग क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले वाले आदमी से पूछा गया आप क्या कर रहे थे? सबसे पहले वाले आदमी नहीं भेड़, मतलब आदमी नहीं भेड़, सबसे पहले वाली भेड़ से पूछा गया भाई तुम क्या कर रहे थे, तुम क्यों कूदे खाई के अंदर? तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि खाई के अंदर कुछ बहुत बेहतरीन सी चीज है जिसको मैं पाना चाहता हूं, तो मैं कूद गया खाई के अंदर। अच्छा जी। दूसरे आदमी से पूछा गया आप क्यों कूदे खाई के अंदर? तीसरे आदमी से पूछा गया आप क्यों कूदे खाई के अंदर? ऐसे करके जो पहले वाले के पीछे सारे के सारे भेड़ थे सबसे पूछा गया, बस लास्ट वाले को नहीं पूछा गया, सबको पूछा गया आप क्यों कूदे खाई के अंदर? सबने एक ही जवाब दिया, हमें ऐसा लगा कि जरूर खाई के अंदर कोई ऐसी चीज है जो सभी कूद रहे हैं, और जरूर जो कूद रहे हैं उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता, इसलिए चलो जो वो कर रहे हैं वो हम भी कर लेते हैं। इसे कहते हैं भेड़ मेंटालिटी, भेड़ चाल। अच्छा, अब जो आखिरी वाला बचा था, जो आखिरी वाला 1 मिनट के लिए रुका था, आखिरी वाला ने रुकने के बाद डिसीजन लिया कि मैं वापस कूद जाऊंगा। तो आखिरी वाले ने से पूछा गया कि आप क्यों भाई कूद गए? तो आखिरी वाले ने बोला जब मैंने सबको कूदते हुए देखा तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि भाई क्या मुझे भी कूदना चाहिए? क्या मैं कोई सही काम कर रहा हूं कूद के या गलत काम कर रहा हूं कूद के? कहीं मुझे अपनी जान से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा? क्या मैं सही काम कर रहा हूं कूद के या मैं गलत काम कर रहा हूं कूद के? फिर मेरे मन से जवाब आया जब इतने सारे लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। When majority of the population is doing the same thing, they cannot be wrong. और ये थॉट सोच के मैंने 1 मिनट को तो रुका था, ये सोच के कि मेरा आगे वाला भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर मैं भी कूद गया ये देख के कि when majority of the people are doing the same thing, they cannot be wrong. Majority people कभी wrong नहीं हो सकते, और मैं भी कूद गया, और उसका क्या हर्ष हुआ वो तो आप सबको पता ही है। So वैल्यूएशन में बेसिकली प्राइमरली यही होता है, और इसका सबसे बड़ा बेहतरीन उदाहरण है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जब आप देखते हो अपने आसपास के लोगों को जो इस वाले शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगा रहे हैं, आप सोचते हो जरूर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। और दूसरी बात आप सोचते हो जब इतने सारे लोग सेम काम कर रहे हैं तो वो गलत कर ही नहीं सकते, सही काम कर रहे होंगे। हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल।
एक बार जब मार्केट चढ़नी शुरू होती है किसी चीज को लेकर तो र्यूमर फैलती है एक दूसरे के कानों में, र्यूमर र्यूमर र्यूमर, और वो र्यूमर के चलते उस मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो प्राइस चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। कोई सोचता नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाता। दिमाग बहुत कम लोग लगाते हैं वैल्यूएशन करते हुए। मोस्टली लोग क्या करते हैं वैल्यूएशन करते हुए? हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी। भाई सपोज तुम दिल्ली में हो, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस एक बहुत पॉश, बहुत अच्छा एरिया है। वहां पर जो घर हैं वो सपोज जो भी स्क्वायर फीट उनका रेट चल रहा है, आपने फोन पे पूछा कि भाई बताओ फलाने फलाने घर का क्या रेट है जो आप सीपी में मुझे दिलवा रहे हो। उसने कहा भाई सीपी का रेट ये चल रहा है तो उस घर का भी यही रेट है। हर्ड मेंटालिटी, सब यही कर रहे हैं, सब ये रेट यूज कर रहे हैं, मैं भी ये रेट यूज कर लेता हूं। लेकिन जब आप एक्चुअली उस घर में गए तो आपको उस घर की हालत पता लगी, आपको उसके जर्जर अवस्था पता लगी। पानी चू रहा था दीवारों में से, प्लास्टर निकल रहा था, सीमेंट निकल रहा था। आपने देखा ये तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है जितना इसका प्राइस है। तब आपने डिसाइड किया नहीं भी नहीं, सीपी में और कोई मकान दिखा दो जिसकी वर्थ इतनी हो, प्राइस इतनी मैं नहीं पे करूंगा। हर्ड मेंटालिटी। So valuation in today's world is primarily signified by herd mentality. जो दूसरा आदमी कर रहा है वही मुझे करना है। इस मेंटालिटी के चलते, इस थॉट के चलते लोग अपना इंडिपेंडेंट दिमाग नहीं लगाते, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट दिमाग नहीं लगाते इस वजह से वो वैल्यूएशन में मात खाते हैं। क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई ऐसी प्रिसाइज मेथोडोलॉजी नहीं है जिसको कह दो कि ये परफेक्ट है, इसको फॉलो कर लो, क्योंकि ये नहीं है। इसलिए लोग अक्सर मात खाते हैं क्योंकि वो भेड़ चाल करते हैं वैल्यूएशन के मैटर में। सो वैल्यूएशन में भेड़ चाल बिल्कुल भी नहीं करने का, अपना इंडिपेंडेंट दिमाग लगाने का, थोड़ा सोचने का, 2 मिनट रुकने का, रुकने के बाद दिमाग लगाने के बाद वैल्यू को डिटरमाइन करके आगे काम करने का। सो वैल्यूएशन इज नॉट अबाउट हर्ड मेंटालिटी, इज नॉट अबाउट फॉलोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, बट अबाउट थिंकिंग एंड गिविंग इट द थॉट कि क्या सही है और क्या गलत है। सो हर्ड मेंटालिटी is an essential feature of valuation, feature in the sense negative feature of valuation, जो हम अपने पूरे सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं भाई इसको टच अपॉन करेंगे और इसको भी देखेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन बायस। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन में एक बायस होता है। बायस मतलब प्रॉब्लम, पक्षपात। अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं बायस का मतलब है पक्षपात। पक्षपात मतलब अगर डिमांड सप्लाई की सुनो, डिमांड और सप्लाई की सुनो, तो डिमांड और सप्लाई किसी एक बंदे के डिमांड और एक बंदे के सप्लाई से नहीं डिटरमाइन होता। वो मेजॉरिटी जो भी मार्केट में सारे के सारे बायर्स एंड सप्लायर्स होते हैं उन सब के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आधारित होता है, के हिसाब से निकल के आता है। तो डिमांड एंड सप्लाई इज नेवर डिटरमाइंड बाय 1% या 2% या 3%, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द एंटायर मार्केट। कभी भी एक आदमी नहीं डिटरमाइन करता प्राइस क्या होते हैं, क्योंकि एक आदमी के बेसिस पे हम प्राइस को नहीं डिटरमाइन करते। वो हमेशा मार्केट की सप्लाई और डिमांड, टोटल सप्लाई और डिमांड से असरटेन होता है प्राइस। लेकिन वैल्यूएशन आदमी टू आदमी वेरी करता है, आदमी टू आदमी डिफर कर जाता है वैल्यूएशन। मैं आपको देता हूं एग्जांपल। भाई कनॉट प्लेस में जो प्राइस है प्रॉपर्टी का वो इस समय चल रहा है सपोज 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब 10,000 स्क्वायर फीट पे आपको घर अवेलेबल है कनॉट प्लेस में। कोई बायर ऐसा आया जिस बायर का घर और ऑफिस वो दोनों कनॉट प्लेस में लेने में इंटरेस्टेड है, और उसे पता है अगर वो कनॉट प्लेस में अपना बिजनेस खोलेगा तो जो आसपास की शॉप्स हैं वो उसी टाइप के बिजनेस में है जिसमें वो है, तो वो बहुत अच्छे से रन करेगा एज कंपेयर टू अगर वो से रजौरी गार्डन में अपना बिजनेस खोलता है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जिसका घर पास में ही है सीपी में वो दुकान खोले, अच्छा रहेगा। उसके लिए जो वर्थ है ना, वो वर्थ प्राइस से ज्यादा है। तो मिस्टर एक्स हो सकता है सेम बंगलो के, सेम प्रेमाइसेस के 2 करोड़ देने के लिए पे हो जाए, और उसी सेम प्रेमाइसेस को अगर तुम मिस्टर वाई को दिखाओ वो कहे नहीं मैं तो 1.5 करोड़ दूंगा। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग वर्थ, तुम्हारे नजरिए से वर्थ अलग, मेरे नजरिए से वर्थ अलग, दोनों के लिए अलग अलग वर्थ हो सकती है। और एक और चीज, वर्थ समय के अनुसार चेंज भी हो सकती है। तुम उस वर्थ को मैनिपुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बायस है, पर्सनल बायस है, एक इंडिविजुअल के पर्सनल थॉट्स उसमें डले हुए हैं, इसलिए पर्सनल बायस है, डिस्क्रिपेंसी है वर्थ में, तो वर्थ बायस से भरपूर होती है। मैं तुम्हें देता हूं एक सिंपल सा एग्जांपल, समझ में आ जाएगा तुम्हें बायस, वैल्यूएशन बायस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा नोटिस एग्जांपल है भाई। तो मिस्टर हर्षित की शादी हुई
शादी के समय मिस्टर हर्षित के जो लड़की वाले थे वो मिस्टर हर्षित का घर देखने आए। मिस्टर हर्षित ने कहा मेरे घर की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, प्राइम लोकेशन है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में। इंटीरियर जो करे हुए हैं ना वो बॉम्बे के एक बहुत बड़े इंटीरियर डेकोरेटर ने करे हैं, जो इसमें फैंस और जो इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगी हुई हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के बेस्ट इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के मैन्युफैक्चरर से लगवाई हैं। स्पेशली इटालियन मार्बल लगा हुआ है पूरे के पूरे घर में, जबरदस्त घर है। घर की वैल्यू है, वैल्यूएशन है कम से कम 2 करोड़ रुपए। मिस्टर हर्षित ने बोला कि मेरे घर की वैल्यूएशन है 2 करोड़ रुपए। उन्हें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट गिनवा दिए। अब इस चीज से इंप्रेस होके मिस्टर हर्षित की शादी हो गई। लड़की वालों ने खूब अच्छे से शादी करी और अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद मिस्टर हर्षित डिवोर्स वाली सिचुएशन पे आ गए। उनकी नहीं बनी, वट एवर रीजन नहीं बनी, डिवोर्स वाली सिचुएशन पे आ गए। अब मिस्टर हर्षित कोर्ट रूम में खड़े हैं। कोर्ट रूम में जज साहब मिस्टर हर्षित को कह रहे हैं, मिस्टर हर्षित तुम्हें ना एलुमिनी देनी पड़ेगी, 50% ऑफ वर्थ ऑफ योर हाउस अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। बताओ तुम्हारे हाउस की वर्थ कितनी है? तो मिस्टर हर्षित की आंखों में आंसू आ गए। वो कहते हैं सर वो घर सर 10 लाख रुपए का भी नहीं है। जब मेट्रो आती जाती है ना तो घर हिलने लगता है, इतनी तेज शोर आता है मेट्रो का हर समय। सर जो घर है ना, घर की छतें चू रही हैं, पानी टपक रहा है, प्लास्टर उखड़ रहा है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है सर, कभी भी ढह सकती है, कभी भी उसका कार्यक्रम हो सकता है। सर फैन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग सब में आग लगने का डर है, क्योंकि ओल्ड टाइप से इलेक्ट्रिकल फिटिंग हुई है, नई टाइप से इलेक्ट्रिकल फिटिंग हुई भी नहीं है सर। सर इस घर की पूरी वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा अपनी एक्स वाइफ को। तो यहां मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी, पर्सन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑल्सो। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन क्या चाहता है, पर्सन क्या आउटकम निकालना चाहता है, वो वैल्यूएशन को डिफर कर सकता है। तो मिस्टर एक्स वैल्यू डिफर निकाल के लाएंगे, मिस्टर वाई वैल्यू डिफर निकाल के लाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन वो क्या करना चाहते हैं। और मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं भाई। मान लो वैल्यू करने वाला बंदा बायर के क्लोज है, जो खरीद रहा है बायर के क्लोज है वैल्यू करने वाला बंदा, तो वैल्यूएशन जो होगी ना वो हमेशा हमेशा कम साइड पे होगी, कम निकल के आएगी। और सपोज अगर वैल्यू करने वाला बंदा सेलर की साइड का है तो जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा ज्यादा निकलेगी। सेलर कहेगा मुझे तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो, बायर कहेगा मुझे तो कम से कम वैल्यू दो, देनी पड़े इसको खरीदने के लिए। तो बायर की साइड से अगर वैल्यूएशन होगा वो हमेशा कम होगा, सेलर की साइड से होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। इसे कहते हैं पर्सनल बायस। तो जो बंदा वैल्यू कर रहा है उसका पक्षपात होना, उसका माइंड, उसका जो दिल है वो बात ना मानना, मतलब उसकी बात अलग तरह से वैल्यू करना, ऐसा मुमकिन है। तो जब वैल्यूएशन होगी बायर साइड की, बायर साइड मतलब जो खरीद रहा है उसकी वैल्यूएशन होगी, वो हमेशा कमी निकालने की कोशिश करेगा एसेट में, और वो हमेशा वैल्यूएशन को कम से कम रखेगा। और अगर वैल्यूएशन होगी सेलर की साइड से जो बेच रहा है, तो कोशिश ये रहेगी हमेशा कि वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रहे। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन बायस, और वैल्यूएशन बायस को कोई नहीं रोक सकता। वैल्यूएशन बायस इज अ ट्रूथ, इज अ थिंग विच इज देयर in this world, and valuation will always suffer from valuation bias. सर मत पढ़ाओ ये सब्जेक्ट, सर मत पढ़ाओ ये सब्जेक्ट। अगर आप कह रहे हो कि वैल्यूएशन हमेशा बायस्ड होगी, अगर आप कह रहे हो कि वैल्यूएशन हमेशा पक्षपाती होगी, निष्पक्ष कभी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, फिर सर सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है? सब्जेक्ट को मत पढ़ाओ ना, छोड़ो, भूल जाओ ना ये सब्जेक्ट, सर नहीं पढ़नी हमें वैल्यूएशन। नहीं भी नहीं, इतना डिप्रेस मत हो, इतना ज्यादा आघात मत हो मेरी बात से। मेरे पास सॉल्यूशन है वैल्यूएशन बायस को रोकने का। सॉल्यूशन सुनना क्या है वैल्यूएशन बायस को रोकने का? जो वैल्यू कर रहा हो उसकी अपॉइंटमेंट ना बायर करे ना सेलर करे, वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन करे। उसकी सैलरी, वैल्यू जो कर रहा है उसकी सैलरी ना बायर दे ना सेलर दे, उसकी सैलरी कोई इंडिपेंडेंट पर्सन दे। तो वो जो वैल्यू कर रहा है बंदा, वो ना सेलर की तरफ टिल्ट होगा ना बायर की तरफ टिल्ट होगा, वो एक इंडिपेंडेंट सही सही वैल्यूएशन करके तुमको देगा। अगर वैल्यूअर की सैलरी सेलर पे कर रहा होगा तो वैल्यूएशन ज्यादा निकल के आएगी। अगर वैल्यूअर की सैलरी बायर पे कर रहा होगा, बायर, तो वैल्यूएशन कम निकल के आएगी। तो इसका बड़ा सीधा सा तरीका है, वैल्यूअर की सैलरी should not be paid either by the seller or the buyer. It should be an independent party or a
इंडिपेंडेंट अथॉरिटी विच शुड पे सैलरी टू द वैल्यूअर्स। तभी वैल्यूअर निष्पक्ष हो सकते हैं, तभी वैल्यूअर में बायस नहीं हो सकता, पर्सनल बायस किसी भी तरह का नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत पर्सनल बायस फिर भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कई बार भाई अपने इंडिविजुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे दिमाग में थॉट डाल दिया कनॉट प्लेस दिल्ली का बड़ा महंगा जगह है, तो अगर तुम कनॉट प्लेस की कभी भी वो करने आओगे ना वैल्यूएशन, तुम्हारे दिमाग में वही रहेगा, निखिल सर ने बोला था कनॉट प्लेस महंगी जगह है, तो हो सकता है तुम्हारी वैल्यूएशन थोड़ी सी अपर साइड पे हो, थोड़ी सी, ऐसा हो सकता है। तुम उसमें पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखो, नेगेटिव चीजें कम देखो, जिसकी वजह से वैल्यूएशन ज्यादा हो। तो सब्जेक्टिव है भाई, ऑब्जेक्टिव स्टडी नहीं है, ये सब्जेक्टिव स्टडी है। सब्जेक्ट टू मेनी कंसिडरेशंस ये चीज करी जाती है वैल्यूएशन, और हाँ, इसमें वैल्यूएशन बायस आता ही आता है। ठीक है सर, तो चलो आओ अब अपना चैप्टर एक्चुअली हम लोग शुरू करते हैं, और अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले मैं तुम्हें समझाना स्टार्ट करूंगा, और फिर हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे।